Hello everyone and student, and today the discuss about two important topic of solid state: electrical properties of solids and magnetic properties of solids. और स्टूडेंट अगर देखा जाए लास्ट ईयर का जो हमारा सिलेबस डिटेक्ट हुआ था उसमें तो दोनों टॉपिक डिलीटेड हो चुके थे, लेकिन अभी जो हमारा सिलेबस सब रिवाइज हुआ है उसमें भी ये दोनों टॉपिक हैं, तो अभी तो हमें इनकी स्टडी करनी है। और उसके बाद जैसे भी CBSE गाइडलाइन आएंगी उसके अकॉर्डिंग फिर देख लेंगे हम लोग। तो आज दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पर, और दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो स्टूडेंट जब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि भाई इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट, और सॉलिड आप पढ़ते आ रहे हैं तो सॉलिड क्या है, आर द मोस्ट ऑफ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या वेरिएशन कर सकती है, क्या क्या टाइप उनके अंदर बना सकती है, हमें यही समझना है स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हमारे कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं और इंसुलेटर होते हैं। और आपसे भी जानते हैं कंडक्टर वो होते हैं जो करंट पास करते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जो करंट पास नहीं करते हैं, और सेमीकंडक्टर जो लिटिल बिट अमाउंट करंट को पास कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये तो क्राइटेरिया हमारा नॉर्मल है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हम इस चैप्टर में जब क्राइटेरिया हमारा है कंडक्टर का, इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का, वो डिपेंड करता है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी पर। कंडक्टेंस मतलब फ्लो ऑफ द करंट के हिसाब से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को क्लासिफाई किया गया है। तो स्टूडेंट जो क्राइटेरिया यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर कहा गया है कि 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स मीन्स ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टेंस अगर उनमें करंट पास करें, और कितनी रेंज हो उनकी स्टूडेंट, 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो वो हमारे गुड कंडक्टर माने जाएंगे। यानी कि हम पहले पढ़ते थे कि जो करंट पास कर ले इजिली वो कंडक्टर होता है, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अब सिस्टम को, लेवल को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टेंस की रेंज 10⁷ ओम मीटर इनवर्स के आसपास रहेगी या इससे ज़्यादा हो जाए तो वो गुड कंडक्टर होंगे। इससे कम वाले फिर सेमीकंडक्टर, और कम वाले तो इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में कहा गया है 10⁻⁻10 to 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगर हमारी रेंज 10⁻⁻10 से 20 के बीच में आती है तो हमारे बन जाते हैं इंसुलेटर। तो यानी कि जब हमारी पावर निगेटिव चलेंगी तो क्या होगा स्टूडेंट, वो इंसुलेटर होगा, वो इजीली करंट पास नहीं करेगा। अब इन दोनों के बीच में जिन ऐसे भी सॉलिड होंगे जिनकी कंडक्टेंस 10⁻⁴ to 10⁻⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इन दोनों के बीच में जो होगा वो कौन होगा स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर होगा। तो यहां से एमसीक्यू बनाता है, निकालता, बड़ा बारीक एमसीक्यू बन जाता है कि रेंज क्या होगी कंडक्टर की। अब तक तो हमने पढ़ा है कि कंडक्टर करंट पास करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि कंडक्टिविटी की रेंज के अकॉर्डिंग कंडक्टर को पूछ रहा है आपसे। तो पूछेगा अ कंडक्टर हैव एक्स हैव द कंडक्टिविटी रेंज 10⁷ ओम इन मीटर इनवर्स, तो व्हाट इज द गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नन ऑफ दिस, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पूछेगा इंसुलेटर की रेंज क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट ये तो हमारी हो गई जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात। एक इससे ही जुड़ा हुआ एक टर्म आता है जो सेमीकंडक्टर में भी हम यूज करते हैं, जिसे समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, वो है डोपिंग। क्या है, डोपिंग। किसी इंसुलेटर के अंदर अगर हम एक बाहर से सब्सटेंस मिला दें और जिसकी वजह से उस इंसुलेटर के अंदर करंट पास होना शुरू हो जाए, तो एडिंग द स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनी इम्प्योरिटी इन एनी इंसुलेटर टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नोन एज डोपिंग। बाहर से आपने मिलाया और मिलाने पर उसके अंदर करंट पास होना शुरू हो जाए,
ऐसी जो सिचुएशन होती है, ऐसा जो टर्म होता है, उस हम कहते हैं डोपिंग कहते हैं। और जिससे हमारे दो तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं, एन टाइप और पी टाइप। दो तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो टू टाइप इम्प्योरिटीज कैन बी कॉज बाय द डोपिंग, इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एंड ड्यू टू दीज impurities, two type semiconductor cause n type and p type semiconductor। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच impurities की। इलेक्ट्रॉन रिच impurities की, जिसमें हमारा बनता है स्टूडेंट n टाइप सेमीकंडक्टर, n टाइप सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम बात करें सेमीकंडक्टर के यूज अगर देखे जाएं कहाँ कहाँ है। हमारा जितना ये रेडियो सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल है, मोबाइल चिप हो गया, सिम हो गया, आईसी जितनी भी हैं कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, ये ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर। ये सब सेमीकंडक्टर के यूज हैं। तो हम बात करते हैं एन टाइप का स्टूडेंट। तो एन को यहाँ पर समझना है, एन मीन्स निगेटिव, सीधी सी बात। एन मीन्स निगेटिव और निगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हमारा स्टूडेंट आएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स होल। तो एन टाइप मतलब एन मीन्स निगेटिव, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन जिनमें होंगे, इलेक्ट्रॉन जिनमें मूव कर जाएंगे डोपिंग के बाद, ऐसे कंडक्टर बन जाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे, जरा समझते हैं। कॉमनली जो देखा गया प्रैक्टिकली स्टूडेंट, ग्रुप 14 के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर काम करते हैं, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन पर आते हैं स्टूडेंट। तो सिलिकॉन का अपना परफेक्ट क्रिस्टल है और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। ऐसे और भी हैं, ऐसे पूरा चेन बनता जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से हम देखते हैं, ऐसे नीचे भी लेयर बनेंगे। तो एक परफेक्ट क्रिस्टल फिलहाल सिलिकॉन का मैंने बना दिया। अब हम देखते हैं कि अगर इसके अंदर ग्रुप 14 के अंदर इससे बड़ा वैलेंसी वाला, यानी कि ग्रुप 14 का एलिमेंट है सिलिकॉन स्टूडेंट, अगर हम इसके अंदर ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट इंट्रोड्यूस करा दे, कोई भी इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस करा दें, तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर कोज हो जाएगा। If the group 15 elements can be introduced between the group 14 element to cause the n-type semiconductor। अब इसमें ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ग्रुप 15 का मैंने फॉस्फोरस ले लिया। एंड यू नो वेरी वेल फॉस्फोरस हैव 2, 8, 5 and 5 valence electron in outermost cell। So 5 electron of phosphorus can be introduced in crystal of silicon। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट हमारे फॉस्फोरस के आ गए हैं। किसके अंदर आ गए हैं? सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर। अब हुआ क्या यहाँ पर, सोचनी बात है थोड़ी सी, कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं फॉस्फोरस के, आपस में एक दूसरे से क्या हो गए, इंट्रोड्यूस हो गए हैं, मैच हो गए हैं, बॉन्डिंग हो गई है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। इस अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से ही पूरे क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करती जाएगी। ये अकेला इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए, करंट पास करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन कैसा है स्टूडेंट? नेगेटिव चार्ज है। बाहर से जो इंप्योरिटी आई है उसका नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने से क्या बन गया स्टूडेंट? हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। तो पूछेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं? The impurities of group 15 element introduced to the group 14 silicon germanium like element to cause the n-type semiconductor N4 negative। तो ऐसे हमारा क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया स्टूडेंट। जब ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा क्या कहोगे आप? रिच। रिच मतलब ज्यादा है, धनवान, अधिक। तो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज हो गई। अब इसका अपोजिट समझेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होगा। यानी कि अब हम डेफिशिएंट में क्या करेंगे स्टूडेंट, 14 में, ग्रुप 14 के अंदर ही डोपिंग होगी। किसकी होगी? 13 की। इसे समझते हैं।
तो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट बात करते हैं, डेफिशिएंट मतलब कमी। अब कैसे कमी आएगी स्टूडेंट? ग्रुप 14 के ही एलिमेंट में अगर हम ग्रुप 13 के एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करा दें, यानी कि सिलिकॉन जर्मोनियम के परफेक्ट क्रिस्टल के अंदर अब मैं बोरोन या एल्यूमिनियम को इंट्रोड्यूस करा दूं स्टूडेंट, तो क्या होगा ये सोचना है अब हमें। तो सिलिकॉन का एक क्रिस्टल देख लेते हैं। सिलिकॉन के एटम थे मेरे पास, तो फिलहाल स्टूडेंट ये परफेक्ट क्रिस्टल की तरह काम कर रहा है। अब ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है सिलिकॉन, यू नो वेरी वेल। इंट्रोड्यूस द ग्रुप 13 एलिमेंट लाइक बोरोन, एल्यूमिनियम। तो बोरोन को अगर मैं ले लूं तो बोरोन का कितना होगा स्टूडेंट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 and 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बोरोन आउटर मोस्ट सेल। तो बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन केवल वैलेंस सेल में है। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे स्टूडेंट? क्या करेंगे? क्योंकि बोरोन का एक एटम तो होना नहीं, बहुत सारे एटम होंगे, पूरे क्रिस्टल में फैल जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। डिफ्यूज होने के बाद क्या होगा कि ये जो बोरोन है, तो बोरोन के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, किससे मिक्स हो जाएंगे? बॉन्डिंग कर लेंगे सिलिकॉन के एटम से। तो यहां पर हम देखते हैं कि ग्रुप 14 का एक जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बच जाता है, बच गया इलेक्ट्रॉन, साफ नजर आ रहा है कि बोरोन एक्वायर्ड द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन एंड 1 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन वर्किंग एज अ होल। तो जो एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का बच जाता है स्टूडेंट, वो क्या करता है? वो एक पॉजिटिव होल बनाता है पूरे क्रिस्टल के अंदर। पॉजिटिव होल बनाता है, ये होल मूवमेंट करता है, इसी वजह से बनते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें जैसे पी की बात यहां करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में बनता है, हमेशा याद रखना है स्टूडेंट आपको, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी मींस पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस होल, होल्स मूवमेंट। यानी कि डिफरेंस क्या है दोनों में स्टूडेंट? पी टाइप सेमीकंडक्टर में तो होल मूवमेंट करता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, यही दोनों में डिफरेंस होता है। और हमेशा क्या होते हैं स्टूडेंट? होल की और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से अपोजिट चलती हैं। और बाकी इसकी हायर डिटेल हम, क्योंकि फिजिक्स का भी बहुत बड़ा पार्ट है, तो वहां पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा पूरा स्टूडेंट डोपिंग, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का पूरा टॉपिक यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं लास्ट टॉपिक पर, जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स किस तरह से काम करती हैं, क्या क्या हो सकती हैं। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक लास्ट टॉपिक भी है चैप्टर का। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसमें छोटा सा ही पार्ट है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंटम बनना। अब सॉलिड के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, लास्ट चीज पढ़नी है हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या ये हमने कहीं देखा भी है क्या? तो इसमें होता क्या है, आयरन जो होती है, आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नीज के अंदर होती है, मैग्नेटिज्म जो पैदा करे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना ले। तो जैसे आपने मैग्नेट देखी है, मैग्नेट अट्रैक्ट करती है आयरन ऑब्जेक्ट को, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है स्टूडेंट, वो मेटल्स के अंदर होती हैं। अब क्यों हो जाती हैं, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है स्टूडेंट, कि जो ये हमारे मेटल्स होते हैं, ये अर्थ के सेंटर पे रहते हैं और अर्थ मूव करती है अपने राउंड, तो ऐसे ऐसे इनके इलेक्ट्रॉन भी राउंड करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने चारों तरफ एक क्या करते हैं, क्राइटेरिया बना लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
यानी कि जिन मेटल्स के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ही अच्छे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और जिनके पास नहीं होंगे वो क्या होंगे, वो नॉन मैग्नेटिक होंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने का जो पहला कंडीशन है स्टूडेंट वो है अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर एक और कंडीशन अप्लाई होती है स्टूडेंट कि मैं जो बता रहा हूं कि भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। दूसरी बात, एक और सिचुएशन ये है कि जो हमारा एटम है, एटम में दो कंडीशन है, उसकी दो तरह की रोटेशन है, एक अराउंड द न्यूक्लियस है, एक ऑन द एक्सिस है। तो एक तो क्या होता है, एक तो एटम घूम ही रहा है अपना, इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है एटम के चारों तरफ। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की भी अपनी इस दो कंडीशन होती हैं, स्पिन होती हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इन दो कंडीशन की वजह से स्टूडेंट, दो तरह की मोशन की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाती हैं। प्रैक्टिकली तो सबसे पहले यही प्रूफ हुआ कि जो दो तरह की मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की, अराउंड द न्यूक्लियस हो गई और एक उसकी अपनी स्पिन हो गई, इनकी वजह से क्या करता है स्टूडेंट, वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो अर्थ इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ भी हमारा बहुत अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, वो यही रीजन होता है। तो इसमें पहला रीजन क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, कि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहां पर एक चीज और आती है जो बुक्स में नहीं मिलती देखने को, ये इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन आपको एक ही डायरेक्शन में नजर आते हैं। जरा अगर हम 11th क्लास की बात करें कि ऑर्बिटल में अगर सभी इलेक्ट्रॉनों की स्पिन ऊपर की तरफ हो जाती हैं अलग अलग में, क्या कहते थे उन्हें हम, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं स्टूडेंट, जिन्हें हम यहां पर कहते हैं डोमेन्स। क्या कहते हैं, डोमेन्स। ग्रुप ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज डोमेन्स। और जितने ज्यादा डोमेन बनेंगे स्टूडेंट उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनता जाएगा। तो अब आपको समझना है स्टूडेंट, यहां पर दो टर्म समझेंगे हम। सबसे पहला पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट केमिस्ट्री के अंदर पैरामैग्नेटिक का। बहुत जगह आपको पढ़ने को मिलेगा, आप डी ब्लॉक में चलेंगे वहां मिलेगा, कोऑर्डिनेशन में चलेंगे वहां भी पैरामैग्नेटिक मिलेगा। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज डिपेंड अपॉन द अनपेड इलेक्ट्रॉन। मोर द अनपेड इलेक्ट्रॉन मोर द पैरामैग्नेटिज्म, लेस द अनपेड इलेक्ट्रॉन लेस द पैरामैग्नेटिज्म। डायरेक्टली इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट पैरामैग्नेटिज्म उतना ही ज्यादा होगा। तो यही रीजन है निकिल, मैग्नीज, आयरन इज द गुड क्रिएट द वेरी फास्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन द सॉलिड। तो स्टूडेंट यहां पर जो आता है कि अब सीधी सी बात समझनी है कि जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक के साथ साथ यहां पर एक टर्म आएगी डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक स्टूडेंट क्या होगा, जब हमारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इसे हम डाईमैग्नेटिक कहते हैं। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। इसका नाम बुक में दिया गया है एंटी फेरोमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक ऑल्सो नोन एज एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो एक तो पैरामैग्नेटिज्म हो गया स्टूडेंट, इसके अलावा क्या हो गया हमारा, डाईमैग्नेटिक हो गया। डाईमैग्नेटिक का नाम क्या हो गया, एंटी फेरोमैग्नेटिक हो गया। इसी के साथ साथ दो टर्म और आती हैं इसी चैप्टर में जो हमें समझनी है स्टूडेंट, वो क्या है, एक है आपका फेरीमैग्नेटिक और एक होता है इसमें स्टूडेंट फेरोमैग्नेटिक। ये भी टर्म आपको देखने को मिलेंगे। अब होता क्या स्टूडेंट, जो फेरीमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, ये दोनों के दोनों कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड को ही क्रिएट करते हैं। तो पैरामैग्नेटिक जो होता है वो फेरीमैग्नेटिक भी होते हैं। और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है स्टूडेंट, फेरोमैग्नेटिक में ऐसा होता है कि जो हमारा डोमेन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, दो क्लॉकवाइज हो गए, फिर एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर दो क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर दो क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो अनइक्वल कंडीशन होती हैं। जब अनइक्वल कंडीशन होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट अनइक्वल होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अनइक्वल होते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट, वो फेरोमैग्नेटिक में।
और जब सारे अनपेयर्ड हो तो किस में रहते हैं, फेरीमैग्नेटिक में। तो मैं समझता हूँ मैग्नेटिक फील्ड तो आप आसानी से समझ गए होंगे, फिर एक बार रिव्यू कर देता हूँ मैं। अगर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल एक सिंपल लाइन में, अगर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, बहुत अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर हैं, वो डायमैग्नेटिक होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक भी होगा। और अगर अनइक्वल नंबर आएंगे तो फेरोमैग्नेटिक बन जाएगा। और पैरामैग्नेटिक को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फेरीमैग्नेटिक। तो सारे के सारे टर्म एक दूसरे से लिंक हैं, थोड़ा सा हमें ध्यान से उन्हें समझना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आकर के चैप्टर हमारा क्लोज हो जाता है। उसके बाद इसकी क्वेरी बचती हैं और एक असाइनमेंट मिल जाएगा आपको, वो करना है स्टूडेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।